दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप कैसे हैं? आप लोग के सामने मैं विजय यादव फिर अपने विश्वास आईएएस विथ विजय सर चैनल पे आप लोग के लिए स्पेशल इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान का टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस पर्यावरण के माध्यम से आप लोग को आईएएस, पीसीएस, टेट, सीटेट, सुपर टेट एंड यूपीटीपीएससी तथा अन्य एग्जामिनेशन के लिए जो चैलेंजेज है, इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए नए पुराने सवालों के साथ और एक नए नए टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों। और आप लोग को हम विधिवत यह बताना चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग की हर एक समस्याओं का समाधान किया जा सके। और यह मैं 100% बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे साथ यदि आप सारा सेगमेंट इस इन्वायरमेंटल साइंस का देखते हैं तो कोई भी टॉपिक आपका टेट हो या सुपर टेट हो या सीटेट हो, जो अभी हाल ही में सीटेट का नोटिफिकेशन निकलने वाला है, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो सीटेट का आने वाला है, इस सीटेट के लिए मैं सारा सेगमेंट लेके आऊँगा, जैसे पर्यावरण का, बाल मनोविज्ञान का, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, ये सारा सेगमेंट आप लोग के सामने मिलेगा। आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करिए। तो चलिए, आज मैं आप लोग के सामने टॉपिक लेके आ रहा हूँ, टू दी पॉइंट चलता हूँ। हमारा टॉपिक है आज का पर्यावरण। क्या है दोस्तों टॉपिक? पर्यावरण हमारा टॉपिक है। पर्यावरण, इसी पर्यावरण की जो बात हम करेंगे यह है पर्यावरण, यानी कि हमारा ये टॉपिक है इन्वायरमेंटल का। इन्वायरमेंट, ये हमारा मुख्य टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम करेंगे। अब सवाल आता है कि पर्यावरण के घटक कितने हैं? तो इन्वायरमेंटल के जो घटक हैं यह है खास करके दो हैं। कौन कौन सा? आप लोग चाहें तो आराम से नोट्स भी बनाते चलिए। इसका पहला है, हम अपने पेन को चेंज कर देते हैं ताकि कलर चेंज हो जाए तो आपको आसानी से पता चलता रहे। पहला है जैविक घटक। जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक। अब यह जैविक घटक और अजैविक घटक है, इसका दोस्तों अंतःक्रिया है। क्या है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया होता है। अब ये जो अंतःक्रिया है यह किस पे डिपेंड करता है? पारिस्थितिकी पर। किस पे डिपेंड करता है? पारिस्थितिकी पर। पारिस्थितिकी पे डिपेंड करता है। अब यही पारिस्थितिकी है जिसे हम आगे अभी अपने नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं।
यानी कि जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को दो घटकों में बांटा जाता है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो इसका जैविक घटक और अजैविक घटक का अंतःक्रिया होता है। यह अंतःक्रिया किस पे डिपेंड करता है? पारिस्थितिकी पे डिपेंड करता है। अब इसकी बात करेंगे हम पारिस्थितिकी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पारिस्थितिकी की। यानी कि ये पारिस्थितिकी है क्या? इस परिस्थिति को समझने के लिए हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी यानी कि इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, इस इकोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो इकोलॉजी है, इसका प्रयोग सबसे पहले, इस इकोलॉजी शब्द का आपसे सवाल पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? यह सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसके लिए हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किए थे, ये कौन है? ये प्रथम प्रयोग की जो बात करेगा, प्रथम प्रयोग की, तो ये प्रथम प्रयोग करने वाले हैं और कोई नहीं, अर्नेस्ट हैकल। कौन है दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल महोदय हैं। यही अर्नेस्ट हैकल इस पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किए थे। लेकिन अब सवाल आया कि इस पारिस्थितिकी का पिता कौन है? इकोलॉजी का पिता कौन है? इसका अब पिता की बात करता है, यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? प्रथम बार प्रयोग करने वाले तो अर्नेस्ट हैकल हैं, लेकिन इसके पिता की जो बात आती है तो इसका पिता किसे माना जाता है? ओडम को माना जाता है। ओडम महोदय को पारिस्थितिकी तंत्र का पिता माना जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी, ये तो टोटल की बात करेगा, यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करेगा तो किसे कहेंगे? ओडम महोदय कहेंगे। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट महोदय ने किया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? तो रामदेव मिश्रा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा जी को। यानी कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिता, भारतीय पारिस्थितिकी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिता, ये कौन माने जाते हैं? यहीं पर हम कर देंगे, ये जो हैं और कोई नहीं बल्कि ये रामदेव मिश्र हैं। कौन है दोस्तों? रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र हैं।
भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन है? ये रामदेव मिश्र हैं। तो ऐसे हमने देखा कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों पर टिका हुआ है। इसके जो अंतःक्रिया होती है इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसी पारिस्थितिकी तंत्र को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था और इस इकोलॉजी का पिता ओडम महोदय को माना जाता है। अब सवाल आया कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिता रामदेव मिश्र को माना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे, जो है इसमें हम कह सकते हैं कि जीव और पर्यावरण के बीच होने वाले अंतःक्रिया को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। कुछ पॉइंट वाइज लिखेंगे दोस्त, नोट्स बनाते चलेंगे। ये आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। जीव और पर्यावरण के बीच, जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही होने वाली अंतःक्रिया को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक, यानी कि हमारा एक चीज और मिल गया कि जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सत्य है। अब सवाल आया कि जब किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली विशेष जीव प्रजातियों का उनके पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो इसी अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरा नोट का पॉइंट लिख लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। जब किसी जीव विशेष क्षेत्र में, इसका कलर बदल देते हैं, जब कभी किसी जीव विशेष क्षेत्र में रहने वाली विशेष जीव रहने वाले विशेष जीव प्रजातियों का उनके पर्यावरण के साथ प्रजातियों का उनके पर्यावरण के साथ, आप लोग भी लिखते चलिए साथ साथ ताकि आप लोग का नोट्स तैयार होते चले।
पर्यावरण के साथ होने वाले अंतःक्रिया का होने वाले अंतःक्रिया का क्रिया का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी कि एक चीज पा गए कि पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी के लिए बड़ी आसानी से कह देंगे कि जब कभी किसी जीव विशेष क्षेत्र में रहने वाले विशेष जीव प्रजातियों का उनके पर्यावरण के साथ होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यह सवाल आया कि हम जान गए कि यह पारिस्थितिकी क्यों कहा जाता है और पारिस्थितिकी क्या है, इतना चीज हम लोग जान गए। आगे हम बात करेंगे कि जब किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव प्रजातियां रहती हैं और पर्यावरण के बीच होने वाला अंतःक्रिया अध्ययन किया जाता है, तो इसी को सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। तो हेडिंग आप डाल भी सकते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। आप हेडिंग डाल के चाहे तो लिख सकते हैं आराम से, समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी अब इसको हम बता रहे हैं आपको, लिखते चलिए मेरे साथ साथ आप लोग का एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। समुदाय पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब किसी क्षेत्र में रहने वाली जब किसी क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण जीव प्रजातियों और संपूर्ण जीव प्रजातियों और संपूर्ण जीव प्रजातियों और पर्यावरण के बीच होने वाले पर्यावरण के बीच होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। इसी को समुदाय पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो
किसी को समुदाय क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो हमको मिला दोस्तों कि समुदाय पारिस्थितिकी क्या है। तो समुदाय पारिस्थितिकी हम बताएं और जानें कि जब किसी क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण जीव जातियों और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो इसी को समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। अब सवाल आया कि यह जो समुदाय पारिस्थितिकी है, इस समुदाय पारिस्थितिकी को आखिर में हम किन रूपों में देखें और समझें। तो इसको हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे अपना बता सकते हैं कि जो हमारा समुदाय पारिस्थितिकी है, इसको भी हम कुछ ग्राफिंग माध्यम से समझ सकते हैं। लीजिए, कहेंगे, चलिए आपको कायदे से समझा रहे हैं, आप भी मेरे साथ ग्राफिंग करते चलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, यदि हमसे कोई लिखने में त्रुटि हो रही हो तो इसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये गलती आप लोग मत करिएगा, आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते चलिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम खराब लिखेंगे तो आप भी खराब लिखेंगे, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये मेरी कमी रही है, लेकिन आपकी कमी ये नहीं होनी चाहिए। तो इस परिस्थिति को हम फिर दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसी को घर जुड़वा और घर फुड़वा क्लास कहा जाता है। तो यह एक स्वयं परिस्थिति होती है, एक समुदाय परिस्थिति होती है। एक होता है स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी होता है। तो स्वयं पारिस्थितिकी में ये स्वयं पारिस्थितिकी होता है, और दूसरा होता है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी यह दो ग्रुप होता है, एक स्वयं परिस्थितिकी और समुदाय परिस्थितिकी। तो स्वयं परिस्थितिकी को भी दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको भी बनाते चलिए। एक विशेष प्रजाति किसमें है? विशेष प्रजाति, और इधर है लिखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण। अब विशेष प्रजाति और पर्यावरण का अंतःक्रिया होता है। क्या होता है? अंतः
क्रिया। इधर हम बात करेंगे एक जो समुदाय परिस्थिति है, इस समुदाय परिस्थितियों को भी दो भागों में बांटा जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलिए। एक संपूर्ण जीव प्रजाति क्या है? संपूर्ण जीव प्रजाति, और दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण, इसका भी क्या होता है? अंतःक्रिया होता है। अंतःक्रिया होता है। अब यही क्या कहलाता है? हम बात कर रहे थे पारिस्थितिकी की, तो यही जो अंतःक्रिया है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी को हम दो भागों में बांटे, एक स्वयं पारिस्थितिकी, दूसरा सामुदायिक पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी को विशेष प्रजाति में बांटे और पर्यावरण में बांटे। इस विशेष प्रजाति और पर्यावरण का अंतःक्रिया कराए, जो अंतःक्रिया होता है, जैसे हमारे परिवार, समाज, घर में अंतःक्रिया होता है, वैसे इसमें भी होता है। समुदाय परिस्थिति भी है, इसको भी यदि हम बांटे देखेंगे तो दो रूपों में भी होता है, एक संपूर्ण जीव प्रजातियों के रूप में और दूसरा पर्यावरण के रूप में। तो इसका भी अंतःक्रिया होता है, इससे कोई बचा नहीं है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को कहेंगे इकोसिस्टम। इको सिस्टम, इसकी बात हम करेंगे। अब इस परिस्थिति को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? इस परिस्थिति को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करते हैं। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करते हैं, ताकि इसका अध्ययन करना सरल और आसान हो जाए। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा ये पूछ सकता है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दिया था? तो इस पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को देने वाला कोई और नहीं है, बल्कि एक महान पारिस्थितिकीवेत्ता रहे, एजी टॉन्सेल, वही रहे। तो सवाल आया, अवधारणा किसने दिया? अवधारणा, तो इसके पारिस्थितिकी तंत्र के अवधारणा देने वाले हैं एजी टॉन्सेल। टेंसले कह सकते हैं, टेंसले, एजी टेंसले। एजी ओजी जो लोग घर में कहते हैं ना,
तो इसी आधार पर आप कह सकते हैं, जो महिलाएं होती हैं अक्सर AG OG सीधे नाम ले करके ना ले करके AG OG में बात करती हैं, तो इसको अध्ययन करने के लिए AG टॉन्सिले का नाम यदि आप याद कर लेंगे तो पा जाएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा देने वाला कोई व्यक्ति और नहीं बल्कि AG टॉन्सिले हैं। अब इसके पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ अहम उदाहरण हैं दिए गए हैं, इसकी उदाहरण की बात करेंगे तो यहीं पे लिखते चलिए। अब इस उदाहरण को समझने के लिए इसे हम 3-4 भागों में बांट लेते हैं और इसको समझ जाते हैं यहीं पर। तो पहला है वन पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, ये आपका पहला है। दूसरा क्या है? समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा क्या है? तीसरा आप कह सकते हैं नदी का पारिस्थितिकी तंत्र, नदी का। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए हम इसको कायदे से नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि आप इसको नोट्स कायदे से बनाते चलिए। नोट्स बनाते समय आप लेट पढ़िए लतीफ़ पढ़िए चल जाएगा, लेकिन नोट्स बनाते समय आपका एक अच्छा नोट्स होना चाहिए। यही नोट्स आपको लंबे समय तक काम आने वाला है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। यही लिखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल इसका ऐसे बना लेंगे। पहला है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा है समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। और तीसरा है नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। ये तीन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पहला है वन का पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र और तीसरा नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब सवाल आया, इस पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की हम बात करेंगे, तो यहीं पर हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का घटक की बात करेंगे। घटक
तो इस पारिस्थितिकी तंत्र के घटक फिर दो भागों में इसे बांट लेंगे। जैसे इधर हम कहेंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए इसको फिर से हम पूरा करते हैं, बनाते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वह दो रूपों में है। कौन कौन सा? एक जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा है अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो यहां हम देखें कि जो हमारी परिस्थिति थी, इस परिस्थिति को तंत्र का कुछ उदाहरण थे। इस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण था वन का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो थे, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। तो यहाँ पर जैविक घटक को और अजैविक घटक को हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो पेज हमारा जो सेटअप हुआ उस पर आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि मेरे पास नोट पैड है, तो इस नोट पैड पर बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर इसको यहीं पर हम दो भागों में आप जैसे पूरा करते चलिए, लिखते चलते हैं। एक तरफ लिखते हैं जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरे तरफ अजैविक घटक लिखते हैं। तो यह जो हमारा जैविक घटक और अजैविक घटक है, इसकी जो अब व्याख्या करेंगे, तो जैविक घटक को पुनः यहाँ पर तीन भागों में बांट दीजिए। बांटते चलिए, एक अच्छा आपको नोट्स तैयार होगा, सुंदर नोट्स तैयार होगा। और मैं दावे के साथ करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका टेट, सी टेट और सुपर टेट खास करके जितना टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा उससे कहीं बाहर पूछे जाने वाला नहीं है, आपको उसी में सब फंस जाएगा और बहुत ही सॉलिड फंसेगा। तो इसके लिए जैविक घटक को तीन भागों में बांटे। पहला है पौधे या वनस्पतियां, लिखेंगे पौधे या वनस्पतियां। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। दूसरा हम लिखेंगे जंतु, जंतु, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा हम लिखेंगे अपघटक, अपघटक। इसको एक एक को हम बताते चलते हैं। तो वनस्पतियों में क्या है? फ्लोरा है। क्या है? फ्लोरा है, जो फूल पत्ती देने वाले हैं। यह किस रूप में होते हैं? उत्पादक के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? उत्पादक के रूप में होता है। जंतु की जो बात हम करेंगे तो क्या है? फना, फना नहीं, फना। क्या है? फना। अब ये फना क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता होते हैं। अब
उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, सॉरी इसको ऐसे बना लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ पर हम बात करते हैं कलर चेंज करके, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तो शायद आप लोग को नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हाँ हाँ अभी हम विमल जी इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। अच्छा अभी कर दें, चलिए ठीक है, आपकी बातें हम समझ रहे हैं। मीनू जी, आशीष जी, अच्छा आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ अच्छा, नीचे की लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है, चलिए इसको हम क्लियर कट कर देना चाहते हैं। तो इसमें हम चलिए इसको इन लोगों की प्रॉब्लम थोड़ा यहीं पे सॉल्व करते चलें। अभी पहली क्लास है, तो इस पहली क्लास में मैं चाहूँगा कि मेरे जितने ऑडियंस हैं, प्रिय शिष्य हैं, आप सभी लोगों को कोई समस्या ना हो। तो चलिए ये जो उपभोक्ता है, इस उपभोक्ता को अभी हम बता देंगे नीचे, यहीं पर जो खाली जगह बनेगा उसी में बता देंगे। तीसरा है कौन? अपघटक। तो अपघटक कौन है? यहाँ पर अपघटक जीवाणु और कवक हैं। कौन है? कवक, जीवाणु और कवक हैं, ये 2 चीज हैं अपघटक के रूप में। तो यहां पर देखेंगे जो स्पेस बचा है, इस स्पेस में मैं आपको उपभोक्ता के बारे में जो बता रहा था, तो इस लाइन को मैं कुछ ऐसे लेके चलता हूं, स्पेस जो बाकी है, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ जाए। और जो अजैविक घटक है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा, लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर कट आप समझते चलिए। यहाँ पर मैं उपभोक्ता की बात कर रहा हूँ। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ये 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण को हम जब देखेंगे तो इसमें आसानी से आपको मिल जाएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। कौन आते हैं? शाकाहारी। कौन आते हैं? थोड़ा और इसको बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा भले तिरछा करके लिखें लेकिन सही आपको दिखाई देना चाहिए।
कमेंट्स करते रहिएगा। यदि कोई समस्या होगी तो आप बताते रहिएगा। इसमें कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं सांप। जैसे इसको टिड्डा उड्डा होता है, मेढक उडक होते हैं, सब टिड्डा होते हैं। तो अब टिड्डा मेढक ये सब क्या हो गए? टिड्डा, जैसे टिड्डा हो गया या जितने भी शाकाहारी हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए। अब इसको खाता है कौन? सांप खाता है। अब लास्ट में इसको कौन खाता है? सांप को मोर। तो मोर आपका हो गया ये तृतीय उपभोक्ता, सांप हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और जितने भी शाकाहारी जीव हैं ये क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब हम बात करेंगे इस अजैविक घटक की नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग डालेंगे अजैविक घटक। क्या डालेंगे? अजैविक घटक हेडिंग डालेंगे। अजैविक अजैविक घटक। घटक इसकी बात करेंगे। तो इस अजैविक घटक को हम लोग फिर से 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। पहला है कार्बनिक तत्व। कलर चेंज कर लें आपके लिए आसानी हो जाए। कार्बनिक तत्व, सॉरी अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व। दूसरा है कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व। तीसरा है भौतिक परिस्थिति। भौतिक पारिस्थितिकी। ये 3 तत्व हो गए। तो अब इसमें सवाल आया कि कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं। कार्बनिक में कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण को देखते चलते हैं। तो कार्बनिक में नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस। तीसरा है लोहा। लोहा क्या है? जैविक घटक को 3 भागों में बांटे। एक कार्बनिक तत्व, सॉरी अकार्बनिक तत्व, दूसरा कार्बनिक तत्व, तीसरा भौतिक परिस्थिति। अब इस अकार्बनिक तत्व को के जो हम उदाहरण एग्जाम्पल आपको दिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और लोहा के रूप में दिए हैं। अब इस कार्बनिक तत्व में कौन कौन से आएंगे? ये सवाल अक्सर पूछा है, कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बनिक तत्व है या कार्बनिक तत्व नहीं है, या अकार्बनिक तत्व नहीं है, या भौतिक परिस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है करके भी सवाल पूछता है। तो इस
चार्ट को यदि आप लोग ढंग से देख ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। और हर एक संडे को मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया करूँगा और आप लोग के सामने टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अपने आप को परखिएगा कि कितना बढ़िया विजय सर से पढ़े हैं आप लोग। तो इसकी बात करेंगे, कार्बनिक तत्वों की बात करेंगे। तो कार्बनिक तत्वों में है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा, फैट, वसा। तीसरा है प्रोटीन, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये किस में हो गए? कार्बनिक तत्वों में हो गए। अब भौतिक परिस्थिति में क्या क्या आएगा इसकी जो बात करेंगे, तो इसमें जो आने वाली चीज है यह है प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, टेम्परेचर आएगा, वर्षा, और जलवायु। जलवायु, क्लाइमेट, ये आएगा। तो इसमें हम देखें बड़ी आसानी से कि जैविक घटक को 3 भागों में बांटे। एक कार्बनिक तत्व के रूप में, अकार्बनिक तत्व के रूप में, कार्बनिक तत्व के रूप में और भौतिक परिस्थिति के रूप में। अकार्बनिक तत्व के हम एग्जाम्पल जो दिए हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और लोहा। कार्बनिक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। भौतिक परिस्थिति में प्रकाश, तापमान, वर्षा और जलवायु जैसे तत्व आते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में खाद्य श्रृंखला की। इसी खाद्य श्रृंखला के बाद से टॉपिक आपका फिनिश हम कर देंगे। बस मुझे पता है कि आप लोग को लेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी आपको आ रहा होगा। खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। यह खाद्य श्रृंखला दोस्तों 2 भागों में हम बांटेंगे इस खाद्य श्रृंखला को। एक जो बांटेंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संचरण, क्या बांटेंगे? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संचरण। दूसरा तरफ हम कहेंगे अन्य तत्वों का संचरण, अन्य तत्वों का संचरण। ये हम इसको बना लेंगे। तो यह खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो संचरण है यह किस रूप में होता है? ये पारिस्थितिकी तंत्रविद्ता हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, लिंडमैन। कौन होते थे? लिंडमैन। लिंडमैन, ये लिंडमैन महोदय बताए कि ऊर्जा का संचरण 10% के नियमों के आधार पर होता है। यानी कि 10%
नियम के आधार पर यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो जो चीज़ खाते हैं उसमें से जितनी चीज़ें होती हैं उसमें 90% एजाब करते हैं और 10% चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं, द्वितीयक होते हैं, वह उसका 10% हिस्सा पा पाते हैं। तृतीयक हैं वो अब सेकेंडरी का 10% हिस्सा पा पाते हैं, ऊर्जा उनके पास जा पाती है। तो यह अवधारणा जो दिया था, किसने दिया था? ये लिंडमैन महोदय दिए थे। कौन दिए थे? लिंडमैन महोदय दिए थे। दूसरा है अन्य तत्वों का संचरण के बारे में। तो भू जैव रासायनिक क्रिया द्वारा इनका संचरण होता है। किस माध्यम से? भू जैव रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा इनका संचरण होता है। और यह संचरण किन रूपों में होता है? अपघटक के द्वारा। किसके रूप में होता है? अपघटक के द्वारा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप लोग के सामने मैं जो आज का पर्यावरण का सेगमेंट लेके आया हूँ, इस पर्यावरण के सेगमेंट को एट ए ग्लेंस थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत त्वरित रूपों में इसका आप लोग रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको आसान हो जाएगी। हमारा टॉपिक है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जैविक और अजैविक घटक के रूप में होता है। इसी जैविक और अजैविक घटक की अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यह जो पारिस्थितिकी होता है, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, इस इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने किया था। और इस पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ओडम महोदय को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्र को कहा जाता है। अगला है जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है, इसी में नोट्स है, जब कभी किसी जीव विशेष क्षेत्र में रहने वाले विशेष जीव प्रजातियों का उनके पर्यावरण के साथ होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो इसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा समुदाय पारिस्थितिकी। तो समुदाय पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण जीव प्रजातियों और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो इसी को समुदाय पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी क्या है। तो अब इसे कैसे समझ सकते हैं? तो इस पारिस्थितिकी को दो रूपों में हम समझ सकते हैं, ये स्वयं पारिस्थितिकी और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। तो स्वयं पारिस्थितिकी को विशेष प्रजातियों और पर्यावरण के रूप में समझ सकते हैं। तो विशेष प्रजाति और पर्यावरण के रूप में जो अंतःक्रिया होती है, और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी का एक संपूर्ण जीव प्रजातियों और पर्यावरण के रूप में जो अंतःक्रिया होती है, यही क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी कि इकोसिस्टम क्या है। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अध्ययन करते हैं।
अब सवाल आया कि इस पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दिया था। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा देने वाले एजी टेंसले महोदय हैं। अगला हमारा सवाल आया कि इसके उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में हम आसानी से कह सकते हैं कि वन पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। अब सवाल आया इस पारिस्थितिकी तंत्र का घटक कौन कौन से हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं दो रूपों में होते हैं, एक जैविक घटक के रूप में, दूसरा अजैविक घटक के रूप में। तो अब हम बात करेंगे ये जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक क्या है। तो जैविक घटक को भी तीन भागों में बांटेंगे। एक पौधे या वनस्पतियों का, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, ये उत्पादक होते हैं। दूसरा जंतु, जिसे फाना कहते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। तीसरा अपघटक, जिसे जीवाणु और कवक। अब यहाँ पर उपभोक्ता का हम उदाहरण देंगे, यानी जंतु जो फना होता है और इसका वो उपभोक्ता होता है। यह उपभोक्ता तीन रूपों में होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे घास फूस, जड़ जंगलों में रहने वाले छोटे छोटे टिड्डा, कीड़े मकोड़े जो घास फूसों पर टिके होते हैं, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो उन कीड़े मकोड़े को खाते हैं, जैसे सांप, ये द्वितीय उपभोक्ता में आ गया। तृतीय उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, जैसे मोर अब सांप को खा गया तो मोर तृतीय उपभोक्ता हो गया। अगला बात करेंगे अजैविक घटक, जो यहाँ पे हमारा अछूत रह गया है, इसके हम अब करेंगे, डिफाइन करेंगे। अजैविक घटक क्या है। तो अजैविक घटक को समझने के लिए इसे हम तीन भागों में बांटे। पहला अकार्बनिक तत्व, दूसरा कार्बनिक तत्व और तीसरा भौतिकी परिस्थिति। तो अकार्बनिक तत्व को हम तीन भागों में बांटे, इसके उदाहरण दिए हैं। इसके अकार्बनिक तत्व में कौन कौन से आएंगे, नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा और लोहा आएगा। कार्बनिक तत्वों में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, वसा आएगा और प्रोटीन आएगा। भौतिक परिस्थिति में कौन आएगा, प्रकाश आएगा, तापमान आएगा, वर्षा आएगा, जलवायु आएगा। अब लास्ट बात हम करेंगे खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला में इसको हम समझने के लिए इससे भी दो भागों में बांटे हैं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संचरण, जिसका नियम ये दिए थे लिंडमैन महोदय, और ये लिंडमैन महोदय बताए कि 10% नियम के आधार पर खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का संचरण होता है। यानी कि जो प्रथम उपभोक्ता है जितना चीज खाता है, 100% खाया, तो 100% में 90% पच गया और उसका 10% ऊर्जा, उसको एनर्जी मिली। जो सेकेंड द्वितीय उपभोक्ता है, अब वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, तो जितना खाया उसको यदि 100% मान लेंगे तो उस 100% में मात्र 10% उसको एनर्जी मिलेगी और 90% वेस्ट हो जाएगी। तृतीय उपभोक्ता जो है, यदि द्वितीय उपभोक्ता को भक्षण करता है और खाता है, तो वो जितना खाया है उसको यदि 100% मान लें तो उसमें से 90% वो बस ऐसे ही खाया है और उसका मात्र 10% उसको एनर्जी के रूप में मिला है। तो यह 10% ऊर्जा का नियम देने वाले कोई और नहीं, लिंडमैन महोदय हैं। अब अन्य तत्वों का संचरण की बात करेंगे तो भू जैव रासायनिक क्रिया द्वारा इनका संचरण होता है और यह अपघटक के रूप में हो जाता है। जैसे जो जन्म लिया है सो मरेगा और इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, इस नियम के आधार पर कार्य होता है। तो अब मैं कहूँगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगे तो मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ लीजिए। इसी के साथ मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आमंत्रित करता हूँ कि कल फिर इसी समय अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ करके इस क्लास का लाभ लीजिए। जो टेट, सुपर टेट और सीटेट है उसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए। खास करके ये जो टॉपिक है पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाला, यह टॉपिक मास्टर साहब के लिए, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिविल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, सिविल में तो भाई इसका रोल ही है, लेकिन टेट, सुपर टेट और सीटेट में इसका एक अहम रोल है। अभी बहुत जल्दी ये सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत जल्दी अभी आने वाला है किसका, सीटेट का। तो आप लोग खुद इस देश के भविष्य हैं, आपको कुछ समझाना नहीं है,
आप लोग खुद एक मास्टर बन चुके हैं। मास्टर इसीलिए मैं आप लोग को मास्टर साहब कहता हूँ। तो इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को यदि मेरा चैनल बहुत अच्छा लगे तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही जैसे मैं आज क्लास लिया हूँ ऐसे ही सारे सेगमेंटों का क्लास लूँगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल पे कि आप लोग को मेरी सारी क्लास अच्छी लगेगी। और यदि अच्छे लगे तो अच्छे और बुरे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं सबको सहजता से स्वीकार करूँगा। जय हिंद दोस्तों।